हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। नेशनल इनकम को समझने के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट्स कर रहे हैं और उसमें अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कंसेप्ट की, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। जानते हैं दोनों में फ़र्क क्या होता है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस की डिबेट तो ठीक है, लेकिन आपको बेसिकली आज ये डिफरेंस जानने को मिलेगा नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम के बीच में फ़र्क क्या होता है। हम जब भी नेशनल इनकम को जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम किस पे ध्यान देते हैं, क्या नॉमिनल पे क्या रियल में। अच्छा, मुझे अब एक बात बताना, ठीक है, इसको समझने का कंसेप्ट मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूँ। हमारी इंडिया में नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर बोलो, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में, हर जगह इसमें हर जगह साथ में थोड़ी ना बैठेंगे, वॉशरूम में भी जाकर साथ थोड़ी ना बैठ जाएंगे। रियल हेड तो एक ही है ना वो, ठीक है। तो वो तो नहीं, लेकिन मुझे अब ये बताओ, चलो ये फर्स्ट सिटीजन है, नॉमिनल हेड है, नंबर 1 सिटीजन है, प्रेसिडेंट वगैरह, लेकिन रियल पावर किसके पास एग्जिस्ट करती है बताओ? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो नेशनल इनकम फिर एक बार बताओ, नॉमिनल वाली कैलकुलेट होती है कि रियल वाली कैलकुलेट होती है हमारे देश में? रियल वाली। बस इतना बस याद रख लेना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप रिलैक्स होकर अब आप इसको सुनो आराम से, ठीक है। एक बात याद रखना, यूपीएससी का एक थंब रूल है, जब भी नॉमिनल वर्ड देख लो तो उसको समझ जाना नकली है वो चीज़ हमेशा, और उसके अगर बगल में रियल हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर नॉमिनल हो और रियल हो तो हमेशा इसको प्रेफरेंस देना, हमेशा इस वर्ड को। किसी भी सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर चाहिए चीज़ आ रखी हो, हमेशा रियल को टिक कर आना। नॉमिनल हमेशा सब चीज़ जो हमारी यूपीएससी के सिलेबस में सारे स्टूडेंट में जब भी ये शब्द आ जाए तो समझ लेना ये नकली है, सिर्फ नकली है, ठीक है। आगे, नेशनल इनकम को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि पैसों की टर्म्स में। बात तो वही है ना, नेशनल इनकम की हमेशा मेन बात तो पैसों की है। दो तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, एक करंट प्राइसेस पे नेशनल इनकम कितनी है, और दूसरा कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी है नेशनल इनकम। अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर मैं ये बोलूं कि आपके अभी फ़ोन पे पर या वॉलेट में करेंटली कितने पैसे पड़े हुए हैं, मैं इससे जान पाऊंगा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। या फिर मैं बोलूं कि कॉन्स्टेंटली आपके पास कितने पैसे रहते हैं फ़ोन पे, आपके वॉलेट में या बैंक में, बताओ किससे जान पाऊंगा मैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर वो कांस्टेंट बस। तो अब आप एक बात याद रखना, आज आपने दो ट्रिक सीख ली है, रियल को प्रेफरेंस देना और कांस्टेंट को प्रेफरेंस देना। और जाहिर सी बात कह रहा हूँ कि जो रियल है वही कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वही रियल है। यानी कि अब रियल इनकम को ऐसा बोल लो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, रियल नेशनल इनकम एक ही बात है। नॉमिनल को आप बोलो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस या नॉमिनल नेशनल इनकम, तो एक ही बात है। बताओ, पहले मुझे बताओ, ट्रिक समझ में आ गई पहले, सबसे पहले कंसेप्ट समझने से पहले? ठीक है। आगे, जब हम लोग ये बोलते हैं नेशनल इनकम एक सिंगल मेजरमेंट होता है जिससे हम लोग एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का अंदाज़ा तकाजा लगाते हैं। तो हम लोग जब भी बोलते हैं नेशनल इनकम, वो खुद बोल रहे राइटर आपको आगे कंसेप्ट समझाने से पहले, कि जब भी आपके मुंह से निकला नहीं नेशनल इनकम तो समझ जाओ, या किसी ने भी बोला कि नेशनल इनकम को मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, आप समझ जाओ कि आप हमेशा नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करते हो, ना कि करंट प्राइसेस पर, ठीक है। करंट प्राइसेस का मतलब देखो जैसे क्या है यार, अब आपके घर में शादी है, कोई शगन वगैरह हुआ, कुछ भी हुआ, आपके हाथ में एकदम से 20,000 रुपये आ गए, ठीक है, आपको मिल गए। क्या वो रोज़ मिलते हैं आपको 20,000 रुपये? बताओ ज़रा, क्या रोज़ मिलते हैं? एक ही बार में अगर आपके पास कहीं से भी ट्रेडिंग या कहीं से भी अगर पैसे आ गए, आपने एक दिन ट्रेडिंग में मतलब मान लो 3-4 लाख 30 लाख रुपए कमा लिए, वो डेली की इनकम हो गई आपकी, मतलब डेली हर ट्रेड से 30 लाख रुपए निकालोगे? बताओ, ऐसा तो नहीं है ना। कांस्टेंट तरीके से आपकी हमेशा इनकम कैलकुलेट होती है, और पूरे देश में भी यही देखा जाता है कि कॉन्स्टेंटली देश में कितना पैसा अवेलेबल है लोगों के पास, इकॉनमी में, हर एक सेक्टर में, ना कि करंटली कितना पैसा अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, इसका एक लॉजिक है, अगर मैं नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस पे मेजर करने लग जाऊं तो कोविड के टाइम पर अच्छी इकोनॉमीज़ जो कि अच्छी जीडीपी ग्रोथ से चल रही थी,
करंट प्राइजेस तो उनके फिर बहुत ज़्यादा कम आ गए, मतलब उनकी जो बैंड बच गई, मतलब करंटली अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। तो क्या हम किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में डाल दें, और डेवलपिंग कंट्री वाली को क्या लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी में डाल दें? बताओ, क्या उसका नीचे गिरा दें स्टेटस? बताओ, सिर्फ करंट उसकी पोजीशन को देखते हुए बताओ, नहीं ना, कॉन्स्टेंटली देखा जाता है, कॉन्स्टेंटली। अब पढ़ो इसको। सबसे पहला नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है, ये होता नहीं है वैसे, अपनाते नहीं हैं हम लोग इसको, लेकिन एक वो होता है नेशनल इनकम, एक कैलकुलेट करी जाती है करंट प्राइसेस पर, या जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या होता है इसका मतलब? यहाँ पर हम लोग सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को देखते हैं। आई रिपीट, सभी गुड्स और सर्विसेज नहीं कह रहा हूँ, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। और मैंने बताया था ना, फाइनल गुड और सर्विसेज क्या होते हैं? जो फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकते, आप फर्दर कुछ नहीं कर सकते उनका। जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल याद है जो दिया था, अगर आप अपने पर्पस के लिए लेकर आ रहे हो, वो फाइनल गुड है, आप उसका कुछ फर्दर आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते आप उसकी। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर जो भी इस देश में प्रोड्यूस हुए हैं, करंट प्राइसेस पर जब आप उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, करंट प्राइसेस पर, यानी कि जो प्राइसेस एक पर्टिकुलर ईयर में थे, चल रहे हैं उस करंट ईयर में चल रहे हैं, उस करंट प्राइसेस पे जब आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक साल में जो भी देश में आपके प्रोड्यूस होते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को काउंट करते हो, तब हम उसको कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत? सिंपल तरीका बस इसका कहने का ये है, 2022 में जो प्राइजेस चल रहे हैं, उस प्राइजेस के बेसिस पर अगर मैं 2022 में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे एक साल के अंदर, जब मैं उसको 2022 में जो रेट चल रहे हैं उसके बेसिस पर कैलकुलेट करूंगा उन गुड्स की और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को, उसको मैं बोलूँगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। बताओ, समझ में आ गई ये चीज़? बताओ, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। क्लियर है? अब देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत समझने के लिए जो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत आई उसका एग्जांपल लेकर चलते हैं। कोविड 2020 में जनवरी से लेकर मार्च तक प्राइजेस का ग्राफ नॉर्मली जैसा चलता आ रहा था ऐसा चल रहा था। मार्च का महीना लगता है और प्राइजेस के अंदर फ्लक्चुएशंस, भयंकर लेवल पे फ्लक्चुएशंस। फिर प्राइजेस थोड़े से शुरू होते हैं नॉर्मल होना। उसके बाद 2021 आता है और सेकेंड वेव लगती है कोविड की, फिर लॉकडाउन की स्थिति, प्राइजेस में फिर से फ्लक्चुएशंस और फ्लक्चुएशंस। अब जाके 2022 में फिर से प्राइजेस एक नॉर्मल स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर होता क्या, करंट प्राइजेस में दिक्कत क्या होती है भैया? 2020 में जनवरी से लेकर मार्च तक 90 दिन तक क्या किसी को पता था कि कोविड आ जाएगा? बताओ, या कोविड जैसा कोई टर्म सुना था कभी किसी ने? नहीं ना। करंट ईयर, इसका मतलब जो भी प्राइजेस जो देता है हमें नेशनल इनकम यानी कि नॉमिनल, वो फेक होता है। क्यों? अभी जैसे 2022 में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं, वैसे फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमिक्स में कभी और साइकिल में रोटेट करता है, बताऊंगा अभी मैं, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए अभी के लिए ऐसा मान लो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी गुड्स प्रोड्यूस होने हैं, अगर मैं बोलूँ 2022 में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके बेसिस पर मैं सभी गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा, ये चीज़ कहना बेकार होगी। क्यों बेकार होगी भाई? 6 महीने अभी और भी पड़े हुए हैं, अभी जुलाई चल रहा है, अभी 6 महीने और भी पड़े हुए हैं। कुछ और हो गया अगर तो इकोनॉमी डेप्रीशिएट, करेंसी अप्रीशिएट करके डेप्रीशिएट कर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, डिफ्लेशन बढ़ गया, आरबीआई ने रेपो रेट चेंज कर दिया, कुछ भी अगर हो गया तो चीज़ें महंगी हो गई, सस्ती हो गई, हाउसिंग लोन सस्ते हो गए, बैंक से लोन लेना आसान हो गया, महंगा हो गया, ये सब चीज़ें अभी मुझे क्या पता आगे 6 महीने क्या होने वाला है? तो इसका मतलब मैं करंट वक्त को देखता हुआ फ्यूचर का अंदाज़ा गारंटी से नहीं लगा सकता मैं। तो करना क्या पड़ता है? हम लोग बोलते हैं विनम्र भाव से, भाई देखो आज के दिन भगवान की कृपा से अच्छे चल रहे हैं, ये करंट प्राइसेस पे चल रहे हैं, लेकिन नेशनल इनकम भाई साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे ऐसे कैलकुलेट नहीं करवानी है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखो मेरे सारे के सारे, ठीक है? प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे अभी मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले करंट प्राइसेस को कंप्लीट करते हैं।
करंट प्राइजेस रेफर्स टू दोज प्राइसेस जो कि एक पर्टिकुलर ईयर में प्रिवेल कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में जिस समय पे जब आप मार्केट जाते हो तो जो भी गुड्स और सर्विसेज आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि अभी जैसे जुलाई 23 को जो भी रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करी जा रही हैं वो होते हैं करंट ईयर के करंट प्राइसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब गुड्स और सर्विसेज कोई साल मान लो 2017-18 में प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी वैल्यू आप 2017-18 की ही मार्केट के रेट पर कैलकुलेट कर रहे हो, तब उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। इट विल बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2017-18। क्लियरली जब हम नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस पे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, फिजिकल आउटपुट मतलब क्या, सिंपल वे में इसको बोलते हैं गुड्स। सिर्फ गुड्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, नॉट ओनली फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर जो प्राइजेस जो उस साल में प्रिवेल कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि 2022 में प्राइजेस क्या चल रहे हैं उनके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। ये वाला पैराग्राफ तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही घुमा फिरा के 10 तरीके से एक ही बात समझाया जा रहा है। आप बस इतना समझ जाओ, अगर आप 2002 की नेशनल 2002 में देखना चाहते हो नेशनल इनकम कितनी थी, और फिर आप कह रहे हो मैं प्राइजेस को देखूंगा जो कि 2002 में ही चल रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के, तब आप कर रहे हो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को कैलकुलेट, यानी कि ईयर भी सेम और प्राइजेस भी उस साल वो सेम। डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, आप समझोगे इसको। लेकिन अभी देखो आगे बात करते हैं नेशनल इनकम एट। पहले मुझे बता दो करंट प्राइसेस समझ में आ गया आराम से, जितना मैंने समझाया, बताओ पक्का। अब देखो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये है रियल नेशनल इनकम, यही है रियल। मैंने आपको यहाँ पर एक दिक्कत एक समझाई, वैसे दिक्कत और भी है इसकी, कि यार अभी 6 महीने और बाकी पड़े हैं साल 2022 के, अभी ये डेट चल रही है, मैं इसके बेसिस पर कैसे कह दूँ कि 2022 के प्राइजेस ही हैं, वो अभी 6 महीने आगे और क्या होगा क्या नहीं होगा, आरबीआई क्या पॉलिसी लेकर आए, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसको, लेकिन चलो ठीक है, वो चलो ठीक है, करंट नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस बेकार है, लेकिन ये कांस्टेंट वाले को क्यों हम लोग बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, अभी बताता हूँ क्यों बोलते हैं और उसको क्यों प्रेफर करते हैं, ये अभी पता लग जाएगा। लेकिन इससे पहले एक कंसेप्ट जान जाओ बेस ईयर का, आगे बढ़ने से पहले बेस ईयर अपने आप में एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर बेस ईयर। बेस ईयर दोस्तों कुछ नहीं होता, नॉर्मल सा एक फंडा है। आपका जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है ना, प्रेजेंट ईयर, इसको काट के मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसका नाम चेंज कर दूंगा करंट ईयर। कौन सा चल रहा है, 2022। बस 2022 से पहले वाला बेस को अगर मैं लिखूं प्रीवियस, लेकिन प्रीवियस वर्ड यूज़ नहीं होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में हम लोग प्रीवियस को बोलेंगे या प्रायर को बोलेंगे बेस, लेकिन ये दोनों शब्द का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग आंसर राइटिंग में। हम लोग प्रेजेंट ईयर को यूज़ नहीं करेंगे, करंट बोलेंगे उसकी जगह। प्रीवियस या प्रायर ईयर को नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, उसकी जगह बोलेंगे बेस ईयर। ये थंब रूल बांध लेना अपने दिमाग में। 2022 से पहले वाले, प्रीवियस या प्रायर मैंने ऑलरेडी बोल दिया, 2022 से पहले वाले कोई भी जो ईयर है, कोई भी, इससे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो 2021 है, फिर 2020 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, ऐसे करते करते आप जो मर्जी कैलकुलेट कर लो, 1985, 1970, ठीक है, 1950, कोई भी, मतलब जितना आप जा सकते हो पीछे, कोई भी। यानी कि पहला जो सबसे पहले यहाँ से एक प्रीवियस साल जो होता है वहाँ से बेस ईयर शुरू हो जाता है। बेस ईयर क्या लिया जाएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, इसको डिटरमाइन करने के लिए अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, डोंट वरी वो हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन बेस ईयर का फंडा समझ गए हो, पहले मुझे इतना बता दो। बेस ईयर इनमें से कौन सा चुनेंगे कि हम 19 को प्रेफरेंस देंगे, 18 को देंगे, 17 को देंगे, 1950 को देखेंगे, वो मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेस ईयर समझ गए कि बेस ईयर क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, बताओ। एक प्रीवियस या प्रायर ईयर को बेस ईयर कहते हैं। बस मतलब कुल मिलाकर देखो क्या है, बेस ईयर की डेफिनेशन ही होती है जो करंट ईयर ना हो वो बेस ईयर है। अब जो करंट अभी ईयर नहीं है वो फिर 2023 भी तो हो सकता है, लेकिन 2023 की हम इसलिए बात नहीं करते। इकोनॉमी कभी भी फ्यूचरिस्टिक प्रिंसिपल्स पर रन नहीं करती है।
इसलिए नहीं करती है। आईएमएफ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था 2020 में, वर्ल्ड इकॉनमी 9 पॉइंट समथिंग पे ग्रो 9% पे ग्रो करेगी, इंडियन इकॉनमी 10% की ग्रोथ को टच करेगी। इकोनॉमिक सर्वे ने और इकोनॉमिक सर्वे आईएमएफ की ग्रोथ फोरकास्टिंग डेटा ने बहुत कुछ प्रेडिक्ट करा इंडियन इकॉनमी, एशियन इकॉनमीज के बारे में। लेकिन कोविड किसी को पता था क्या? अब वो अपने लेवल पे आकर औकात वाली बातें करने लग गए। उन्होंने बोला कि 9% पे ग्रो करेगी, इंडिया की इकॉनमी जीडीपी ग्रोथ माइनस पे चल रही थी। तो कोई देख थोड़ी ना सकता है, ठीक है। तो ब्रेस ईयर होता है प्रीवियस ईयर। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को समझने के लिए बेस ईयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होते हैं एक साल में। देखो सेम मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। यहाँ पर देखो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। डिफरेंस कितना है? यहाँ पर इसको मेजर करा जाता है एट, यहाँ पर इसको मेजर करा जाता है एट करेंट प्राइजेस, और जबकि कहाँ गया ये, एक मिनट, जबकि यहाँ पर देखो इधर इसको मेजर करा जाता है एट फिक्स्ड प्राइसेस, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। तो बेस ईयर के जो प्राइसेस होते हैं, आपने आज उसका एक नया नाम सीखा, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ध्यान से समझ लो इसको, ये आ सकता है क्वेश्चन, और ये बेस ईयर सब लोग फैमिलियर होते हैं तो एग्जामिनर चेंज कर सकता है इसको। बेस ईयर बोल लो नंबर 1, इसको बोल लो आप कांस्टेंट प्राइसेस नंबर 2, या फिर आप इसको बोल लो फिक्स्ड प्राइसेस नंबर 3। एक ही बात है, तीनों याद रखना, तीनों याद रखना, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस जो होते हैं, इट रेफर्स टू प्राइसेस जो कि प्रिवेल कर रहे हैं बेस ईयर के अंदर। अब बेस ईयर में तो किसी को कोई चर्चा वाला कोई मुद्दा तो है ही नहीं, आपको पता लग गया बेस ईयर प्रीवियस ईयर। बेस ईयर एक ऐसा बिल्कुल ध्यान से चूज़ करने वाला ईयर होता है जिसको अथॉरिटीज़ चूज़ करती हैं। कौन होती है अथॉरिटीज सब बता दूंगा, अभी जो बता रहा हूँ वो सुनो। बेस ईयर केयरफुली चूज़ करने वाला एक ऐसा ईयर होता है जो कि इकोनॉमिक अथॉरिटीज़ ने हमारे देश में चूज़ कर रहा होता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, मॉस्पी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो भी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की दिशा में, जो कि एक ऐसा नॉर्मल ईयर होता है विच इज़ अ नॉर्मल ईयर विच इज़ फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। जहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन से वो ईयर परे होता है, परे होता है यानी कि दूर होता है, बिल्कुल फ्री होता है। कैसे? तो भैया ऐसा कौन सा ईयर है जहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती? देखो, प्राइस उस जगह पर फ्लक्चुएट नहीं होती जो कि बीत चुका है, वहाँ प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती। अच्छा, मुझे अगर हम लोग 2022 में बैठे हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी 6 महीने और बाकी हैं, तो प्राइसेस भाई बढ़ सकती हैं, गिर सकती हैं, सब कुछ होगा। अभी जब दिवाली आएगी, धनतेरस आएगा, कितने ज़्यादा गोल्ड के प्राइसेस वगैरह ये सब बदलेंगे अभी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, एक नॉनसेंस बात मैं अगर आपको कहूँ, 2021 के प्राइसेस बदल रहे हैं, ये वाली बात मानोगे 2022 में बैठकर? ये नॉनसेंस बात नहीं है। 2021 के प्राइसेस अभी कैसे बदल सकते हैं बताना जरा। ये लॉक हो गए ना प्राइसेस, यानी कि जनवरी महीने से लेकर दिसंबर तक जो भी 2021 में हुए लॉक नहीं हो गया? बताओ, जैसा ये साल गया मतलब ये पूरा लॉक हो गया, जो भी इसमें होना था हो गया। बताओ, सारे जो भी प्राइसेस जो भी थे वो डिटरमाइन हो गए। बताओ, आप जब भी कोई शेयर बाय कर रहे हो, आपने बोला कि मैंने ना शेयर छोड़ो, आपने बोला मैंने 2011 में जब बिटकॉइन लिया था वो मैंने 150 रुपये का लिया था, आज उसकी कीमत 2022 में 19 लाख रुपए चल रही है और ये टच कर चुका है 65 लाख को। आपने ये बोला, तो आपने आपसे पूछा क्या कि आपने कब लिया था, तो आपने बोला ये लिया था 2011 में। आज आप कहो, कोई भी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर लो 150 रुपये, क्या आप बोलो मैं 1.5 लाख रुपए दे देता हूँ, मुझे एक बिटकॉइन दे दो, कैसे मिल जाएगा आपको एक बिटकॉइन? कैसे मिल जाएगा? ये यहाँ पर ऐसा ईयर था ना जब प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर रहे थे, अब उसके प्राइस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यानी कि कोई भी प्रीवियस ईयर, कोई भी प्रीवियस ईयर, ठीक है।
अब प्राइस फ्लक्चुएशन में ऐसा नहीं होता जरूरी हर चीज़ सस्ती मिलेगी आपको, महंगी भी मिल सकती है, लेकिन मैं महंगी और प्रीवियस ईयर में मैं सस्ती इसलिए दिखा रहा हूँ एग्जांपल में और महंगी इसलिए दिखा रहा हूँ करंट ईयर में, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ती रहती है, पर गुड्स मतलब महंगे होते रहते हैं। अब वापस आओ यहाँ पर, बेस ईयर एक ऐसा ध्यान से चूज़ करा जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, एक ऐसा साल होता है जहाँ पर जिस साल में प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हो रहे, जैसे 2022 में होंगे अभी क्योंकि 6 महीने बाकी पड़े हैं, लेकिन दिसंबर जब खत्म हो जाएगा, जब न्यू ईयर हो जाएगा, तब यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर हम लोग किसको बेस ईयर मानते हैं ये याद रखना, 2017-18 को हम लोग बेस ईयर ट्रीट करते हैं, 2017-18 को। अब आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, ये आप ऐसा समझ जाओ कि अथॉरिटीज़ ने डिसाइड कर रखा है। आपके दिमाग में अगर डाउट आ रहा है हम 2021 को भी तो कर सकते थे, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2020 को कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। 19 को कर सकते थे, कर सकते थे। 18 को कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन हमने 17-18 को करा है एज बेस ईयर। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं इन द ईयर 2018-19, उनकी वैल्यू हम लोग देखेंगे एक साल पहले 2017-18 में उनकी वैल्यू क्या थी, क्योंकि हमारा बेस ईयर फिक्स है। अगर ऐसे ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना कि मैं 2019-20 के गुड्स के सर्विसेज की वैल्यू देखना चाहता हूँ, अगेन बेस ईयर यही रहेगा, आप 17-18 में जो रेट चल रहे थे उसके बेसिस पे देखोगे। आपको अगर 20-21 को देखना है तब भी आप इसको देखोगे, आपको अगर 21-22 को देखना है तब भी आप बेस ईयर यही लोगे, और 22-23 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि 22 अभी चल रहा है। ठीक है, जब ऐसे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो एक प्रीवियस ईयर के बेसिस पर, कोई भी जो ईयर हो केयरफुली चूज करा गया जहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो रहे हो, वहाँ पर जब आप उस ईयर को लेकर जो प्राइसेस वहाँ पर चल रहे होते हैं और वो लाकर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो किसी भी साल की, तब हम उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2018-19। एग्जाम्पल क्योंकि ऊपर वाला था, फॉर द ईयर 2018-19। यहाँ पर क्या होता है, अगेन वही वाली बात, इट इज़ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फिजिकल आउटपुट, यानी कि गुड्स में कितना चेंज आया, ठीक है, जो कि नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। बिकॉज ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, यहाँ पर देखो, जब हम नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस पे देखते हैं तो हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक तो गुड्स तो देखी जाएंगे, गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, फिजिकल आउटपुट के अंदर कितना चेंज आया, प्लस प्राइजेस कितने चल रहे हैं करंट ईयर में, उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ गुड्स कितनी क्वांटिटी से चेंज हुए, कितने प्रोड्यूस हुए, सिर्फ उसको देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, लेकिन प्राइसेस को नहीं देखते क्योंकि प्राइसेस तो फिक्स हो चुके हैं। करंट ईयर के प्राइसेस को इसलिए नहीं देखते क्योंकि हम लोग बेस ईयर लेकर चल रहे हैं, प्राइसेस रिमेन फिक्स्ड। क्या कहाँ फिक्स कर दिया हमने उसको, हमारे देश में अभी फिक्स है 2017-18 में, और इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट फिक्स प्राइसेस, या फिर रियल नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस या फिर फिक्स प्राइसेस पे निकाली जाती है, फिक्स प्राइसेस कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी बेस ईयर को लेकर, उसको बोलते हैं हम लोग रियल नेशनल इनकम। करा ऐसा क्यों जाता है, बस उसके लिए बस ये वाला पॉइंट बता दूंगा, ऐसा क्यों करा जाता है, ऐसा ये तिगड़म क्यों करी गई है ये भी बता दूंगा, लेकिन इतनी कहानी मुझे बता दो, बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो जो डिफरेंसेस है करंट और कांस्टेंट प्राइसेस के बीच में, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।